रूस और जर्मनी के बीच युद्ध भड़कने के आसार बढ़ गए हैं। रूस ने जर्मनी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। क्रीमिया स्ट्राइक ऑडियो लीक मामले में जर्मनी को धमकाया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जाखरोवा का सनसनीखेज बयान सामने आया। यूक्रेन में जर्मन एयरफोर्स के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं, कहा है जाखरोवा ने। क्रीमिया पर बड़े हमले की तैयारी में था जर्मनी और इसका ऑडियो लीक हुआ है। इसके गंभीर परिणाम अब जर्मनी को भुगतने होंगे, ये साफ कर दिया गया है रूस द्वारा। रूस ने नॉर्थ सी और उत्तर अटलांटिक सागर में परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने एक साथ ब्रिटेन और जर्मनी को एटमी व्यूह में घेर लिया है। इसके पीछे वजह है जर्मनी के रक्षा मंत्रालय की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट। जर्मन वायुसेना प्रमुख का फोन टैप होने से यह पता लगा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन युद्ध में अपने सैनिक उतार दिए हैं। इसके साथ ही रूसी जमीन पर बड़े हमले करने का प्लान तैयार हो चुका है। रूस ने कहा है कि यह कदम महाविध्वंस शुरू करा सकता है। ब्रिटेन के अस्तित्व पर रूसी परमाणु हथियारों का खतरा मंडराने लगा है। यूरोप के कई देशों पर एक साथ हमला कर सकते हैं राष्ट्रपति पुतिन। रूस ने नेटो देशों को बार बार आगाह किया कि वो यूक्रेन युद्ध में भागीदार न बने, लेकिन रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करके नेटो देशों ने यही किया। अब रूस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि नेटो देशों की सेनाएं यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रही हैं और मोर्चे पर मौजूद हैं। यूक्रेन में युद्ध के मोर्चे पर मौजूद ब्रिटेन के सैनिक हैं। ब्रिटेन के ये सैनिक लंबे समय से यूक्रेन की सेना के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। एक ब्रिटिश सैनिक का नाम माइक बताया गया है। इन्हें यूक्रेन ने इंटरनेशनल लीजियन वॉलंटियर बताया है। इनके साथ अमेरिकी सेना के सैनिक भी यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन रूस का दावा है कि ब्रिटेन ने अपनी सेना में काम करने वाले सैनिकों की तैनाती यूक्रेन युद्ध में की है। जर्मनी के सैन्य अधिकारियों की एक बातचीत रिकॉर्ड की है। लीक हुई जानकारी से यह पता लगा है कि ब्रिटिश सैनिकों की यूक्रेन के युद्ध में तैनाती को लेकर बातचीत चल रही है। जर्मन एयरफोर्स के चीफ इंगो गेरहार्ड्स ने सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत में यह दावा किया है कि ब्रिटेन की सेना युद्ध के लिए यूक्रेन पहुंच चुकी है। ये जर्मनी की वायुसेना के प्रमुख इंगो गेरहार्ड्स हैं। इन्होंने वेबएक्स चैट ऐप में ये कहा है। ये वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन ने अपनी सेना यूक्रेन युद्ध में उतार दी है। यूक्रेन की धरती पर अमेरिकी सेना भी सक्रिय है। यानी नेटो सेनाएं अब युद्ध के मैदान में उतर चुकी हैं। रूस ने कहा है कि यह उसकी धरती पर नेटो का सीधा हमला है। इस विस्फोटक जानकारी के सार्वजनिक होने के बाद रूस ने ब्रिटेन के साथ सीधे युद्ध की परमाणु तैनाती कर दी है। रूस ने दो तरफ से यूनाइटेड किंगडम की परमाणु घेरेबंदी शुरू कर दी है। रूस ने 5 युद्धपोत नॉर्थ सी में तैनात कर दिए हैं। इन युद्धपोतों पर 25 परमाणु मिसाइलें लगी हैं। इसके साथ ही इन युद्धपोतों पर 20 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगाई गई है। दूसरी तरफ रूस ने उत्तर अटलांटिक सागर में 6 सबमरीन तैनात कर रखी है। ये स्टेल्थ क्लास सबमरीन परमाणु हमला करने में सक्षम पोसाइडन के साथ गश्त लगा रही है, जिनसे यूके के तटीय क्षेत्र में रेडिएशन वाली सुनामी आ सकती है।
इसके साथ ही इन सभी सबमरीन पर 36 परमाणु टॉर्पीडो भी तैनात किए गए हैं। यानी रूस ब्रिटेन पर कभी भी एटमी हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। युद्ध के इस बात की आशंका जताई जा रही है कि रूसी नेवी ब्रिटेन के पूरे सिस्टम को तबाह करने का प्लान बना चुकी है। रूस ब्रिटेन को तबाह करने के लिए समुद्र के नीचे बने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। रूस नॉर्थ सी के तल पर बिछे इंटरनेट केबल को तबाह कर सकता है। इसके साथ साथ नॉर्थ सी में बिछी तेल गैस पाइपलाइन में विस्फोट किया जा सकता है। यूके की जरूरत का 77% तेल गैस इसी पाइपलाइन से आयात किया जाता है। रूस के विनाशक प्लान से बचने के लिए ब्रिटेन ने अपनी सबमरीन और युद्धपोत नॉर्थ सी में तैनात कर दिए हैं। जर्मनी की टॉप सीक्रेट बातचीत लीक होने के बाद रूस और जर्मनी के बीच भी तलवार खिंच गई है। 29 मिनट की बातचीत में रूस ने कई अहम जानकारियां टैप की हैं। वायुसेना प्रमुख ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। पहला मुद्दा है यूक्रेन में जर्मनी की सेना सीक्रेट तरीके से भेजी जाए। क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हमले की प्लानिंग भी की गई। इसके साथ साथ यूक्रेन को टॉरस मिसाइल ट्रांसफर किए जाने पर भी चर्चा हुई है। जर्मन वायुसेना प्रमुख ने यह भी बताया कि ब्रिटेन कैसे मिसाइलें पहुंचाता है और इसी तरह जर्मनी भी टॉरस मिसाइल पहुंचा सकता है। जर्मन वायुसेना प्रमुख के मुताबिक ऑडी Q7 SUV से मिसाइलें पहुंचाई जाती हैं। SUV की सीटें निकाल दी जाती हैं। इसके बाद गाड़ी में स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो मिसाइल लादी जाती है। हथियार पैकेज को हमले से बचाने के लिए सिविलियन कार का सहारा लिया जाता है। जर्मनी भी इसी तर्ज पर यूक्रेन को टॉरस मिसाइल ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है। रूस पहले ही जर्मनी को टॉरस मिसाइल न भेजने की चेतावनी देता रहा है। इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ब्रिटेन के साथ साथ रूस जर्मनी को तबाह करने के लिए भी हमले कर सकता है। नॉर्थ सी में ब्रिटेन और जर्मनी पर एक साथ हमले किए जा सकते हैं। जर्मनी और ब्रिटेन के टॉप सीक्रेट लीक होने के बाद पूरे यूरोप में रूसी हमले का डर बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। जपोरिजिया में रूसी सैन्य ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की गई। Mi-24 हेलीकॉप्टर से दागे गए हाइड्रा रॉकेट हमले में रूसी पोस्ट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। यूक्रेन द्वारा किया गया यह बड़ा हमला। मौसम बदल चुका है और रूस का मिशन भी। बर्फ हटने के साथ जमीन पर जंग तेज हो गई है। टैंक और आर्टिलरी की मूवमेंट में अब कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए रूस और यूक्रेन के टैंक ने मोर्चा संभाल लिया है। ईरान के कामिकाजे ड्रोन अब तक रूस की सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन अब खुद रूस ने एक ऐसा ड्रोन तैयार कर लिया है जो बड़े और भारी बॉम्ब ड्रॉप करने में सक्षम है। इस ड्रोन से रूस अमेरिकी अब्राम्स को टारगेट कर रहा है और कामयाबी भी मिल रही है। रूस लेपर्ड टैंक को खत्म करने के बाद अब यूक्रेन से अब्राम टैंक के सफाई का मिशन शुरू कर चुका है। एक जमीन का महाबली
दूसरा आसमान का शिकारी। युद्ध में विध्वंस का ऐसा दौर जहां मुकाबला टैंक बनाम टैंक नहीं बल्कि टैंक बनाम ड्रोन है। रूस का मशीनी बाज शिकार की शुरुआत कर चुका है। और सुपर पावर अमेरिका टेंशन में। जंग के दो जंगबाजों से आपका परिचय करा देते हैं। ये रूस का पिरान्या ड्रोन है। इस ड्रोन के टारगेट पर है दुनिया का शक्तिशाली टैंक मेड इन अमेरिका अब्राम्स। जमीन से बर्फ हट चुकी है, मौसम साफ हो चुका है और इसी बदलाव के साथ रूस यूक्रेन जंग का मिजाज भी बदल चुका है। अब बर्फबारी का मौसम खत्म हो चुका है और इसी के साथ जमीन पर भयंकर जंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन नए साल की शुरुआत से ही एक नए हथियार को लेकर चर्चा शुरू हो गई। रूस ने एक ऐसा घातक ड्रोन बना लिया है जो अमेरिकी अब्राम्स टैंक के कवच के चीथड़े उड़ा रहा है। अवदीपका में एक और अब्राम्स को नष्ट कर दिया गया। हमले के लिए एंटी टैंक मिसाइल नहीं ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अवदीपका में ही फरवरी में एक अब्राम्स को नष्ट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने RPG-7 ग्रेनेड लॉन्चर से अब्राम्स के पहियों पर प्रहार किया, जिससे टैंक का ट्रैक डैमेज हो गया। अब्राम्स के एक जगह पर रुकते ही रूसी ड्रोन ने ग्रेनेड गिराकर टैंक को भस्म कर दिया। लगातार 2 टैंकों के नष्ट होने के बाद अमेरिका में खलबली है, क्योंकि रूस की सेना एक नए ड्रोन से लैस हो गई है। ये रूस का नया पिरानिया ड्रोन है। पिरानिया के 2 मॉडल इस वक्त रूसी सेना के पास हैं। पहला पिरानिया 7 है, जो कि आकार में पिरानिया 10 से छोटा है और ये 2.5 यानी 2.5 किलो का विस्फोटक लेकर उड़ सकता है, जबकि पिरानिया 10 आकार में बड़ा है। इसमें पावरफुल इंजन है और इसके प्रोपेलर्स भी बड़े हैं, जिसकी वजह से ये 4.5 किलो का विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। ये 15 किलोमीटर की रेंज में घातक हमले कर सकता है। इस ड्रोन ने इसी साल फरवरी से अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अवदीपका में रूसी सेना ने इसका खूब इस्तेमाल किया और 26 फरवरी को एक अब्राम टैंक को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की। रूस दावा कर रहा है कि इस ड्रोन की फ्रीक्वेंसी अलग है, जिसकी वजह से इसे एंटी ड्रोन से गिराना मुश्किल है और ये अपनी बम से किसी भी टैंक को नष्ट करने में सक्षम है। रूसी सेना को फिलहाल 8000 ड्रोन की सप्लाई कर दी गई है। हर दिन रूस 100 पिरानिया ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है। इस ड्रोन के साथ ही रूसी सेना ने अब्राम्स को नष्ट करने का मिशन शुरू कर दिया है। रूस का पिरानिया ड्रोन साफ तस्वीरें भेजने के साथ ही 4.5 किलो का बम ड्रॉप कर रहा है। जिसकी वजह से अब्राम्स टैंक की मजबूत आर्मर भी टैंक को बचा नहीं पा रही। पिरानिया ड्रोन रूस में ही बनाया जा रहा है और एक ड्रोन पर सिर्फ 48,000 रुपए का खर्च आ रहा है। रूस की सेना हजारों ड्रोन से लैस होने के बाद अब लेपर्ड टैंक के संहार की तरह ही अब्राम्स को खत्म करने का मिशन चला रही है।
अब्राम्स के खिलाफ मिशन की शुरुआत। 2 अब्राम्स के खात्मे से अभियान शुरू। अब्राम्स की तैनाती वाले इलाकों की लिस्ट तैयार। पिरानिया 10 ड्रोन को उन इलाकों में भेजा गया। 2 अब्राम्स टैंक के नष्ट होने के बाद अमेरिका यूक्रेन में मौजूद तमाम अब्राम्स को पोलैंड शिफ्ट करने की योजना बना रहा है। अब्राम्स के नष्ट होने से अमेरिकी टैंक की ताकत पर सवाल उठने लगे। दुनिया में अमेरिकी टैंक की साख खराब होने लगी है। अवदीपका में 2 अब्राम्स के नष्ट होने से अमेरिकी तकनीक चोरी होने का डर है। अवदीपका में रूस की सेना का कब्जा हो चुका है। जले हुए अब्राम्स टैंक को अवदीपका से निकाला नहीं जा सकता। ऐसे में रूस अब्राम्स टैंक की तकनीक को आसानी से हासिल कर सकता है। दूसरी तरफ टैंक से जंग शुरू होने के बाद रशियन अर्माटा भी वॉर जोन में एंट्री ले चुका है। यह रूस का बेहद ताकतवर टैंक है। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस विध्वंसक का कुल वजन करीब 55 टन है। रूस का T-14 अर्माटा नेक्स्ट जनरेशन टैंक है। इसमें 125 mm की स्मूथ बोर कैनन लगी होती है। ये कैनन 10 से 12 राउंड गोले हर मिनट दागती है। इस टैंक में 12.7 mm की मशीन गन भी लगी होती है। इतना ही नहीं, ये टैंक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी फायर कर सकता है, जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे हेलीकॉप्टर या छोटे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा इस टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम में डिजिटल कैटलॉग भी है, जिसके जरिए ये दुश्मनों के टैंकों को खोजकर टारगेट बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर सकता है। यानी युद्ध में अब अमेरिकी अब्राम्स और रूसी अर्माटा का भी आमना सामना होगा। T-14 अर्माटा टैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बिना क्रू की मौजूदगी में भी अपने टारगेट को खोजकर बर्बाद कर सकता है। इस टैंक का गनर दुश्मनों के इलाके से दूर बैठकर भी इसे ऑपरेट कर सकता है और दुश्मन के खेमे में तबाही ला सकता है। टैंक युद्ध के बीच एक बार फिर यूक्रेन और यूरोप पर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अब्राम्स में डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल का इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक टैंक के गोले में इस्तेमाल होने वाले रॉ यूरेनियम की वजह से हर धमाके के साथ वातावरण में जहरीला और रेडियो एक्टिव वाला धुआं फैलता है। ये हवा के साथ जहां भी पहुंचता है, लोगों को बीमार करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अब्राम्स और अर्माटा टैंकों में युद्ध और विध्वंसक होने जा रहा है। खास तौर से डिप्लीटेड यूरेनियम के इस्तेमाल से अब बिना परमाणु युद्ध शुरू हुए भी यूक्रेन और पूर्वी यूरोप में रेडिएशन का असर देखा जा सकता है। फिलहाल लेपर्ड की तरह ही अब रूस ने अब्राम्स को चुन चुन कर खत्म करने का मिशन शुरू किया है, जिसका अंजाम नजर भी आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रूस को धमकाने के लिए नेटो का शक्ति प्रदर्शन जारी है। पोलैंड में नेटो ने शुरू किया है युद्धाभ्यास। वॉर एक्सरसाइज में 9 देशों के 20,000 सैनिक शामिल हैं। फिनलैंड के एयर स्पेस तक उड़ान भरेंगे F-16 जेट। बीते 16 दिनों में रूस के 16 विमान, जिसमें फाइटर जेट, फाइटर बॉम्बर और टोही विमान शामिल हैं, उसे यूक्रेनी डिफेंस ने मार गिराया है। और जानते हैं, यूक्रेन के इस हंट ऑपरेशन ने क्रेमलिन में सनसनी मचा दी है। पुतिन का माथा ठनका दिया है। बस फिर क्या था, रूसी डिफेंस को इन तमाम हमलों से जुड़ी रिपोर्ट पुतिन के सामने पेश करनी पड़ी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूसी विमानों पर भीषण वज्रपात कैसे किया। आखिर ज़ेलेंस्की के वो नए आग्नेयास्त्र कौन है जिनके इस्तेमाल से वॉर जोन थर्रा उठा है। रूसी जंगबाज स्वाहा हो गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में।
यूक्रेन के भीतर रूसी वायुसेना के 3 लड़ाकू विमान, 12 फाइटर बॉम्बर और 1 ट्रांसपोर्ट विमान को ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने आसमान में शॉट डाउन कर अब तक की सबसे भीषण पलटवार का ट्रेलर दुनिया को दिखा दिया। और यूक्रेन के इसी काउंटर अटैक ने क्रेमलिन तक को सन्न कर दिया। एक के बाद एक लड़ाकू विमानों की बलि चढ़ना, आसमानी जंग में यूक्रेन का इस कदर वापसी करना कोई आम बात नहीं। असल में रूसी डिफेंस भी हैरान है कि आखिर कैसे रूस के आसमानी जंगबाज यूं ढेर हो रहे हैं। कैसे यूक्रेनी डिफेंस को चीर पाने में नाकामयाब हो रहे हैं और कैसे ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी एयर जोन को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। जी हां, 3 मार्च को रूस का एक और Su-34 विमान खाक हुआ। यूक्रेनी डिफेंस ने Su-34 फाइटर बॉम्बर को मार गिराया। यूक्रेन ने एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल से हमला किया। ईस्टर्न फ्रंट पर यूक्रेनी सेना ने रूस के Su-34 को ढेर किया। हैरानी इस बात की है कि एक तरफ दक्षिणी यूक्रेन में पुतिन के ब्रिगेड बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों में प्रचंड बमबारी हो रही है। का ज़ेपोरिजिया और नीप्रो जैसे इलाकों में रूसी फौज का दबदबा हो चुका है। ऐसे में पूर्वी यूक्रेन में रूसी वायुसेना के जंगबाज सरेंडर करने पर मजबूर क्यों हैं? रूस के लड़ाकू विमान फाइटर बॉम्बर को यूक्रेनी डिफेंस पलक झपकते ही तबाह कर दे रहा है। तो आपको बता दें कि यूक्रेन 17 फरवरी से लगातार रूसी वायुसेना के लिए काल बना हुआ है। इतने कम समय में यूक्रेनी सेना ने 1 दर्जन से ज्यादा फाइटर जेट और विमान तबाह कर दिए। आखिर कब और कैसे, ये भी जान लीजिए। रूसी लड़ाकू विमान और फाइटर जेट के हंट ऑपरेशन का आगाज यूक्रेनी डिफेंस ने आज से ठीक 16 दिन पहले यानी 17 फरवरी को किया। जी हां, 17 फरवरी को यूक्रेनी मिसाइल फोर्सेस ने रूसी वायुसेना के 2 सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर और 1 सुखोई 35 फाइटर जेट मार गिराए। इसके अगले दिन यानी 18 फरवरी को रूस का एक और सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर आसमान में नष्ट कर दिया गया। वहीं 19 फरवरी को यूक्रेन ने रूस का एक सुखोई 34 बॉम्बर और एक सुखोई 35 लड़ाकू विमान मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। इस हमले के 2 दिन बाद यानी 21 फरवरी को फिर एक सुखोई 34 विमान आसमान में शॉट डाउन किया गया। वहीं 48 घंटे के बाद 23 फरवरी को रूस के बेलगोरोद रीजन में यूक्रेन ने रूसी ट्रांसपोर्ट विमान A-50 को धराशायी किया। 27 फरवरी को यूक्रेन ने एक साथ 2 सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर नेस्तनाबूद कर दिए। वहीं 29 फरवरी को 25 मिनट के अंदर रूस के 3 सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर यूक्रेन ने मार गिराए, जबकि 2 मार्च को यूक्रेनी हमले में रूस का एक Su-34 बॉम्बर खाक हुआ। वहीं इसके साथ साथ एक Su-35 फाइटर पहले रडार से गायब हुआ और आखिर में उसे विमान का मलबा ही मिला। हैरानी इस बात की है कि यूक्रेनी डिफेंस सिर्फ रूस के लड़ाकू विमान और फाइटर बॉम्बर को ही तबाह नहीं कर रहा,
बल्कि जमीनी जंग में भी यूक्रेनी सेना के सॉलिड प्रहार ने पुतिन ब्रिगेड की नींद उड़ा रखी। जी हां, यूक्रेनी डिफेंस ने दावा किया है कि बीते 7 दिनों में रूस के 7,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी सेना के करीब 100 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। वहीं रूसी ब्रिगेड की 200 आर्टिलरी नेस्तनाबूद हो चुकी है। जमीन से लेकर आसमान तक रूसी हथियारों की जिस कदर बलि चढ़ रही है, उससे क्रेमलिन में सनसनी मची हुई है। रूसी डिफेंस भी हैरान है। वहीं लगातार तबाह होते रूसी हथियारों से पुतिन भी बौखलाए हुए हैं। रूसी वायुसेना और थल सेना से इस मसले पर रिपोर्ट मांगी गई है। और जानते हैं, रूसी सेना की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन के जंगी बेड़े में ऐसे 2 विध्वंसक हथियार मौजूद हैं जिन्होंने यूक्रेन के रक्षा कवच को मजबूत कर दिया है। रूस के हर हमले को नाकाम किया जा रहा है। आखिर कौन से हैं वो 2 हथियार, ये भी जान लीजिए। ज़ेलेंस्की का पहला हथियार पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ज़ेलेंस्की का दूसरा हथियार प्रिसिशन एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल। इन्हीं 2 विनाशकों के दम पर ज़ेलेंस्की ने रूस से सटे बॉर्डर को एक ऐसे सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया है जिसमें सेंध लगाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। क्योंकि जहां एक तरफ मेड इन यूएस पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 160 किलोमीटर के इलाके में बारूदी चक्रव्यूह बनाता है, जिसमें कोई भी विमान या मिसाइल दाखिल हुई तो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक कर आसमान में ही तबाह कर देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिसिशन एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल लड़ाकू विमानों का काल है, जो आसमान में तेजी से उड़ते विमानों का पीछा कर उसे नेस्तनाबूद करता है। लिहाजा अब रूस ने यूक्रेन के गेम चेंजर हथियारों को चकमा देने की रणनीति बनाई है। वो ये कि हमले से पहले रूसी डिफेंस यूक्रेन के एयर जोन में डमी विमान और ड्रोन को भेजेगा ताकि यूक्रेनी डिफेंस उन्हें ट्रैक कर तबाह करे। इसी बीच रूस असली विध्वंसकों से हमला बोल दे। हालांकि रूस की यह तकनीक कितनी कामयाब होगी, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। मगर यूक्रेन ने अपने काउंटर अटैक से पुतिन की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। हूती के हमलों से लाल सागर थर्रा रहा है। हूती लगातार हमले कर रहा है, जिससे सुरक्षा के लिए तैनात पश्चिमी देशों की टास्क फोर्स बैकफुट पर आ गई है। हूती ने जहां ब्रिटिश कार्गो शिप को डुबोने का दावा किया, वहीं इटली के जहाज पर भी मिसाइलें दागी। अब हूती ने हमले का पैटर्न बदल दिया है, जिससे लाल सागर में बारूदी जलजला अदन की खाड़ी तक जा पहुंचा है। इस बीच इटली अपने नेवल फोर्स उतारकर हूती से टकराने वाला है, जबकि हूती ने ऐलान कर दिया है कि वो टास्क फोर्स के फाइटर शिप पर हमले करता रहेगा जब तक इजराइल गाजा पर हमले करना बंद नहीं करता। सागर में हूती का कोहराम जारी है और जिस जगह सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं वो इलाका अदन की खाड़ी है।
यानी हूती ने अपनी रणनीति बदली है। पहले वो इस जगह यानी बाब अल मंडेब स्ट्रेट के पास यमन बेस से हमले कर रहा था। अब अदन की खाड़ी में दाखिल होते ही कार्गो जहाजों को निशाना बना रहा है। हूती ने ब्रिटिश शिप रूबी मार पर भी इसी जगह हमला किया था। पहले मिसाइल अटैक से उस जहाज पर आग लगाई, जिससे क्रू मेंबर ने कूदकर जान बचाई। उसके बाद बचाने आए टास्क फोर्स के जहाजों पर भी हमला कर दिया। इस दौरान रूबी मार पर ड्रोन अटैक भी किया। इसी दौरान रूबी मार शिप का एक हिस्सा पूरी तरह डूब गया। कुछ घंटे पहले हूती की तरफ से रूबी मार पर फिर से मिसाइल दागी गई, जिससे वो तेजी से डूबने लगा। रूबी मार को बचा पाना मुश्किल हो गया है। रूबी मार का रेस्क्यू कर रही क्रू टीम ने अब शिप खाली कर दिया है। ये एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें रूबी मार शिप का एक हिस्सा पूरी तरह लाल सागर में डूब चुका है। हालात ऐसे हैं कि कुछ घंटों में ही पूरा शिप डूब सकता है। सेंटकॉम ने जानकारी दी है कि रूबी मार जहाज पर पहला हमला 18 फरवरी को किया गया था, जिसमें एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। जहाज में 21,000 मीट्रिक टन लिक्विड फर्टिलाइजर भरा हुआ है, जिसका रिसाव अदन की खाड़ी में हो रहा है। एक तरफ अदन की खाड़ी में रूबी मार शिप को हूती ने तबाह कर दिया, दूसरी तरफ इटली के शिप को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हूती इस शिप को हाईजैक करके यमन के पोर्ट पर ले जाने का मंसूबा पाले हुए है। शिप को बचाने के लिए इटली ने अपनी नेवी उतारने का ऐलान किया है, जबकि टास्क फोर्स पहले से ही वहां मौजूद है। तो क्या यह समझा जाए कि टास्क फोर्स हूती के हमले रोकने में नाकाम हो चुकी है? जबकि लाल सागर में सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटेन को हुआ है। लेकिन हैरत की बात है कि इटली के शिप को बचाने से ब्रिटेन पीछे हट रहा है। दरअसल रूबी मार शिप के तबाह होने से ब्रिटेन को बड़ा धक्का लगा है। अब से पहले उसके जहाजों पर 30 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, जिसमें 10 जहाजों को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। हूती के हमले पिछले कुछ वक्त में तेज हुए हैं, जब से ईरानी कमांडर ने हूती लड़ाकों को ट्रेनिंग देनी शुरू की है। हूती ने हमलों की जगह बदलकर टास्क फोर्स को चकमा दिया है। अदन की खाड़ी में हमले करके हूती लड़ाके यमन वापस लौट जाते हैं। इटली के जहाज पर भी यही हमला किया गया। गाइडेड मिसाइल से ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, जबकि एक ड्रोन से जहाज को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। हमला जिस वक्त हुआ तब इटली का जहाज यमन पोर्ट से 6 किलोमीटर दूर था। हालांकि उसी वक्त टास्क फोर्स ने भी पलटवार किया। यमन में हूती ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन हूती के हमले इतने ज्यादा थे कि टास्क फोर्स को पीछे हटना पड़ा। हूती की ताकत लगातार बढ़ रही है, लगातार लड़ाकों की भर्ती की जा रही है। हूती की तरफ से इस युद्ध को गाजा के समर्थन में किया जा रहा युद्ध बताया जा रहा है। यही वजह है कि हूती की तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा है कि जब तक इजराइल गाजा पर हमले नहीं रोकेगा, तब तक लाल सागर में विध्वंस नहीं रुकेगा। इन हमलों पर पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएस नेवी के लिए यह सबसे मुश्किल समुद्री जंग है। लाल सागर में हालात काफी विपरीत हैं। यानी अमेरिका ने मान लिया है कि यह जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। जबकि ब्रिटेन युद्ध से पीछे हटने लगा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उसके जहाजों को ही हुआ है। दूसरी तरफ लाल सागर में बारूद बरसने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है, जो ब्रिटिश शिप रूबी मार के डूबने से काफी बढ़ सकता है, क्योंकि उस पर लदे यूरिया से समुद्र का इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है। यानी हूती को जल्द रोकना होगा, नहीं तो लाल सागर रूट पूरी तरह तबाह हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस ने यूक्रेन के प्रिसीजन गाइडेड हमले रोकने के लिए एक सीक्रेट तकनीक तैयार कर ली है। इस तकनीक के परीक्षण आर्कटिक क्षेत्र में किए जा चुके हैं। दरअसल प्रिसीजन गाइडेड हथियार GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सहारे किए जाते हैं। रूस ऐसी तकनीक इजाद कर चुका है जिससे बीते हफ्ते नॉर्डिक और बाल्टिक क्षेत्र के कई देशों के GPS सिग्नल जैम कर दिए गए। पेंटागन तक ये सीक्रेट रिपोर्ट पहुंचाई गई है और इसके बाद यूक्रेन के प्रिसीजन गाइडेड हथियारों की सप्लाई रोक दी गई है। शहरों और अहम ठिकानों पर यूक्रेन सटीक और विनाशक मिसाइल हमले कर रहा है। क्रीमिया के कर्च ब्रिज से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक यूक्रेन ने प्रिसीजन गाइडेड हमले किए हैं। इन हमलों के लिए बारूद और मिसाइल से ज्यादा जरूरी है GPS के सिग्नल जो मिसाइल को रास्ता दिखाते हैं। लेकिन अब रूस ने ऐसी तकनीक इजाद कर ली है जो बहुत बड़े इलाके में GPS ठप कर सकती है और मिसाइलों सहित मिलिट्री और नागरिक विमान भी रास्ता भटक सकते हैं और रूस ने ये कर दिखाया है। ये तस्वीर GPS जैम नाम की साइट ने जारी की है। नक्शे पर दिख रहे ब्लॉक्स का मतलब है कि इस क्षेत्र में GPS जैम कर दिया गया है। GPS जैम का दावा है कि रूस नॉर्डिक और बाल्टिक सहित यूरोप के कई देशों के GPS सिग्नल से छेड़छाड़ कर रहा है। रूस ने नॉर्वे, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी के GPS सिग्नल जैम कर दिए हैं। 3 मार्च को रूस ने कई देशों के GPS सिग्नल एक साथ जैम किए हैं। खुफिया रिपोर्ट यह है कि आर्कटिक के रिसर्च बेस पर रूस ने कोई ऐसा तकनीकी हथियार इजाद किया है जो एक बार में कई देशों के GPS एक साथ जैम कर सकता है। सैन्य प्रयोग के लिए GPS जैमर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के हथियार कुछ किलोमीटर के दायरे में GPS को जैम कर देते हैं। जिस क्षेत्र में GPS सिग्नल ठप हो चुके हैं वहां प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल से हमला नहीं किया जा सकता है। लेकिन रूस ने कुछ किलोमीटर नहीं बल्कि नॉर्डिक से बाल्टिक तक कई हजार किलोमीटर के दायरे में GPS सिग्नल ठप कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि रूस ने कोई ऐसी तकनीक इजाद कर ली है जो सैटेलाइट को भ्रमित कर रही है। सैटेलाइट के सिग्नल को रूसी हथियार मॉडिफाई या जैम कर रहा है। इसीलिए एक साथ कई देशों के GPS सिग्नल ठप हुए हैं। GPS ठप होने का मतलब होगा कि यूक्रेन या उसके मददगार देशों के प्रिसीजन गाइडेड हथियार बेकार हो जाएंगे। वॉशिंगटन ने सीक्रेट रिपोर्ट मिलने के बाद बड़ा फैसला लिया है। पेंटागन ने यूक्रेन को प्रिसीजन गाइडेड हथियारों की सप्लाई घटाने का फैसला लिया है। कारण है कि रूस प्रिसीजन गाइडेड हथियारों को बेकार कर सकता है। अंदेशा यह भी है कि रूस प्रिसीजन गाइडेड हथियारों को हैक करके उनसे उल्टे हमले कर सकता है। हथियार सप्लाई घटाने के फैसले से जेलेंस्की नाराज है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन वेंटिलेटर पर है। यूक्रेन को सिर्फ युद्ध जारी रखने लायक हथियार दिए जा रहे हैं। सप्लाई घटाने से यूक्रेन के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। रूस ने अभी यूरोपीय देशों के दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
लेकिन रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि रूस ने ऐसा सीक्रेट हथियार बना लिया है जो एक साथ कई देशों के प्रिसिशन गाइडेड हथियार बेकार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैसे तो रूस और अमेरिका में विनाशक हथियारों की होड़ दशकों से जारी है, जिसे कोल्ड वॉर का भी नाम दिया गया। मगर आज के दौर में जारी कोल्ड वॉर में एक किरदार और जुड़ा है, वो है चीन। जी हाँ, मौजूदा वक्त में यही वो 3 महाशक्तियां हैं जिनमें हथियारों की होड़ मची हुई है और इस होड़ में अमेरिका पिछड़ता जा रहा था, वो भी हाइपरसोनिक हथियारों की कैटेगरी में। लेकिन कई सालों की मशक्कत के बाद यूएस का पहला हाइपरसोनिक हथियार तैयार हो चुका है, जो मैक 8 की रफ्तार से विध्वंसक प्रहार कर सकता है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। बीते 4 साल से जिस ब्रह्मास्त्र के लिए पेंटागन मशक्कत कर रहा था, हाइपरसोनिक मिसाइल का बैक टू बैक टेस्ट कर रहा था, 4 साल बाद यानी 27 फरवरी को सुपर पावर अमेरिका ने उस विनाशक हथियार का न सिर्फ सफल टेस्ट किया बल्कि उसे B-52 बम वर्षक में लैस भी किया। चार साल बाद अमेरिका ने गुआम बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल की नुमाइश की। 4 साल लगातार टेस्ट में फेल हो रही AGM-183A मिसाइल की पहली झलक दुनिया को दिखाई। ये अमेरिका की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183A जिसे B-52 बॉम्बर में फिट किया गया। जानते हैं इस मिसाइल के लिए बाइडेन इतना परेशान क्यों थे? क्यों पेंटागन इस हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र को अपने जंगी बेड़े में शामिल करने के लिए बेताब था? तो उसकी वजह है अमेरिका के 2 प्रतिद्वंदी रूस और चीन, जो हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में अमेरिका से आगे निकल चुके थे। बस फिर क्या, साल 2020 में पेंटागन ने हाइपरसोनिक प्रोग्राम को लॉन्च किया। मकसद था अब तक की सबसे घातक और विध्वंसक हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करना। पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन से AGM-183A मिसाइल खरीदने का फैसला लिया। मिसाइल की खरीद प्रोटोटाइप चरण की कामयाबी के बाद होनी थी, लेकिन AGM-183 के कई टेस्ट नाकाम रहे। लिहाजा पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन से डील कैंसिल कर दी, हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया। मगर जैसे ही मिसाइल का टेस्ट सफल हुआ, फौरन इसे B-52 बॉम्बर में लैस कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि AGM-183A की ऐसी कौन सी खासियत थी, कैसे ये मिसाइल अमेरिका के लिए गेम चेंजर बन गई? तो आपको बता दें, AGM-183A ARRW एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो मैक 8 की रफ्तार से हमला कर सकती है। ये मिसाइल हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज करीब 1600 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल का कुल वजन करीब 3000 किलो है। यानी रूस और चीन के हाइपरसोनिक हथियारों को टक्कर के लिए अब बाइडेन ने भी हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र को तैयार कर लिया है, जो परमाणु बम वर्षकों के जरिए दागा जा सकता है और बैटल ग्राउंड में भीषण तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।